आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। पुलिस ने हैदराबाद के नरसिंगी में एक व्यक्ति को कथित तौर पर 6 साल के बच्चे का बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी ने बच्चे को चॉकलेट दिलाने का वादा करके अपने साथ ले गया। जब लड़की घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता ने नरसिंगी पुलिस से संपर्क किया और रात 10 बजे शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। वही सीसीटीवी कैमरे में फुटेज की जांच करते समय पुलिस ने देखा कि आरोपी लड़की को अपने साथ ले जा रहा था। सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस को लड़की का शव दिखाया। सबूतों के आधार पर नरसिंगी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 और 103 सबलॉक 1 के तहत बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी रविवार को राज्य सरकार द्वारा आयोजित दावत इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान रेवंत ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए भावुक नजर आए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम इस देश और दुनिया की भलाई के लिए दुआ करते हैं। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज आपकी दुआओं की वजह से ही यह दुनिया महफूज है। आप लोग 5 बार नमाज पढ़ना, अच्छे काम करना, कुरान पढ़ना, कुरान जो मोहम्मद जी अपने को दिए वो कुरान पढ़कर हम अच्छा करने के लिए, पूरा इस देश को, इस दुनिया को बचाने के लिए आप लोग दुआ मांगते हैं। तो आपके दुआ से आज इस दुनिया बच रहा है। आप लोग, हम लोग सब मिलके इस देश तरक्की करने के लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। इसी मैदान में एक दिन मोहम्मद अजहरुद्दीन खिलाड़ी बनकर क्रिकेट खेलते थे, आज मंत्री बनकर यहाँ मंच पर बैठा हुआ है। दूसरे मोहम्मद अली शबीर साहब के बारे में मैं बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, माइनॉरिटी लोगों को 4% रिजर्वेशन दिलवाए। आज हजारों में डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बड़े बड़े नौकरी मिल रहा, बोले तो 4% रिजर्वेशन के वजह से अपने माइनॉरिटी बच्चों के लिए तरक्की हो रहा है। इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स पढ़ने के लिए जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी को सरकार मदद देकर आज कार्रवाई आगे लेकर जा रहा है। वैसे ही हम लोग निकत जरीन को डीएसपी नौकरी दिए, बॉक्सिंग चैंपियन, सिराजुद्दीन को हम डीएसपी नौकरी दिए, क्रिकेट चैंपियन। जैसा जैसा क्रिकेट खिलाड़ी है, अजहरुद्दीन को मंत्री बनाने के अलावा बाकी भी जितने भी खिलाड़ियां हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, सबको सरकार कुछ ना कुछ जगह दे के उन लोगों का जो आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं ये मन से एक ही बात साफ कहना चाहता हूँ, ये सरकार आपका है, मैं आपका भाई हूँ। हम सब मिलके हैदराबाद शहर और तेलंगाना को आज जितने भी हम लोग सब मिलके ये आगे तेलंगाना राज्य को ले जाने के लिए हम लोग सब कोशिश करेंगे। आपके दुआ बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। आज आप लोग देख रहे हैं दुनिया में कैसे पहल रहा है। आज जो भी जंग चल रहे हैं, एक तरफ से हिंदुस्तान में भी अपने बीच में ये आग लगाने के लिए कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं, मगर उस चक्कर में हम लोग नहीं पड़ना, क्योंकि हम सब लोग मिलकर मिले तो ही, हम सब मिलके मेहनत किए तो ही ये राज्य और ये देश तरक्की करने वाले। इसीलिए के.टी. रामाराव के नेतृत्व वाले बीआरएस ने आज हैदराबाद के गन पार्क में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार की 6 गारंटियों के लिए बजट आवंटन और कानूनी दर्जे की मांग की। बीआरएस ने तेलंगाना विधानसभा के बजट सत्र में जो सोमवार को शुरू हुआ रायतू बंधु योजना को बंद करने जैसे बड़े मुद्दों को उठाने का दावा किया। बीआरएस विधायकों ने 6 गारंटियों को कानूनी दर्जा दो, हम रायतू बंधु चाहिए, राहुल गांधी नहीं, और किसानों के साथ धोखा लेकिन राहुल गांधी के लिए 1000 करोड़ रुपए जैसे नारे लगाए गए। पेंशन, रायतू भरोसा, महालक्ष्मी योजना के लाभ और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में हो रही देरी पर सवाल उठाने वाले पोस्टर भी दिखाए गए। विधायकों ने तेलंगाना सरकार पर अपने चुनावी वादों को पूरा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन के बाद के.टी.आर. ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता संभालने के 100 दिनों के भीतर 6 गारंटी को पूरा करने में उन्हें कानूनी समर्थन देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें सत्ता में आए 2 साल से ज्यादा समय हो गया और अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तेलंगाना के पूर्व मंत्री ने कहा कि महिलाओं, किसानों, छात्रों, SC, ST और बेरोजगारों युवाओं के लिए घोषित की गई ज्यादातर कल्याणकारी योजनाएं अभी तक लागू नहीं की गई है।
मोइनाबाद ड्रग्स मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली बात है कि आंध्र प्रदेश का एक सांसद ड्रग्स का सेवन करते हुए पकड़ा गया। ड्रग्स पार्टी में मौजूद लोगों का ड्रग्स टेस्ट पॉजिटिव आया है। कांग्रेस पार्टी इसे एक गंभीर मामला मानती है। हम मांग करते हैं कि संसद के स्पीकर इस मामले का संज्ञान लें और उस सांसद को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करें। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के कार्यकाल के दौरान विशाखापट्टनम बंदरगाह पर ड्रग्स का आयात किया गया था। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि वे आंध्र प्रदेश में ड्रग्स कल्चर को अपनाने नहीं देंगे, यानी पनपने नहीं देंगे। वहीं आगे वाईएस शर्मिला ने मांग करते हुए कहा है कि हम मांग करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू इस सांसद को तत्काल पद से हटा दें। बीजेपी विधायक महेश तेंगिंकाई ने कहा कि सीएम डीके शिव कुमार को सोचना चाहिए कि उड़ीसा से कांग्रेस विधायक कर्नाटक क्यों आए। आपको इस बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। अगर आपको अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है तो आने वाले दिनों में आप सरकार कैसे चलाएंगे। जो भी समस्या है वो अनावश्यक है। पहला डीके शिव कुमार जी को सोच लेना चाहिए। जो उड़ीसा से कांग्रेस एमएलए होता है वो क्यों कर्नाटक आया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में क्लैरिटी देना है। आपको अगर आपका एमएलए के ऊपर विश्वास नहीं है तो आने वाले दिन में आप कैसा सत्ता चलाएंगे। ये तो प्रॉब्लम तो अननेसेसरी प्रॉब्लम जो भी है वो कांग्रेस पार्टी में है, ताकि इसमें बीजेपी का कुछ लेना भी नहीं है देना भी नहीं है। ये अननेसेसरी ब्लेम गेम करने का कांग्रेस पार्टी का हर वक्त ये ब्लेम गेम चलते ही रहता है। अगर आपके पार्टी के ऊपर से वो लोग जीत गए, आज जीत के आने के बाद भी आपका एमएलए आपके पास नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, तो ये कैसा पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो डीके शिव कुमार जी पहला आप कर्नाटक में लेकर आए, वो लोगों को क्यों लेकर आया, क्यों वो लोग भाग रहे थे क्या। अगर आपका लोग आपके हाथ में नहीं है, आपके बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, उड़ीसा के सरकार के कांग्रेस पार्टी का लोग उसके ऊपर उसका प्रेसिडेंट का नाम भी सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। अननेसेसरी बीजेपी के ऊपर जो भी ब्लेम वेम करने के लिए सोच रहे वो पूरा गलत है। इसमें बीजेपी का कुछ लेना भी नहीं है देना भी नहीं सर। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संसद में हाल के व्यवधानों पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इन व्यवधानों में मुख्य रूप से विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस सांसदों की भूमिका रही है। देवगौड़ा ने कहा कि संसद और उसके परिसर में नारेबाजी, तख्तियां दिखाना, धरना और अवरोध जैसी घटनाएं अभूतपूर्व है। इससे भारत की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने अपने 65 सालों के सार्वजनिक जीवन का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय तक विपक्ष में रहते हुए भी देखा है कि विरोध के बावजूद संसद की गरिमा और परंपराओं का सम्मान बनाए रखा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखकर सदन में उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के बाद उनके संयम, निष्पक्षता और नेतृत्व की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय मर्यादा बनाए रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए भी उनकी सराहना की है। आरएसएस के बारे में कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि भारत सरकार को छोड़कर बाकी सभी लोग आरएसएस के असली इरादों को समझते हुए उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। व्यक्तित्वों का यह समूह जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है बल्कि सबसे अमीर नेटवर्कों में से एक भी है, बिना रजिस्टर हुए क्यों चल रहा है। मैं कुछ सीधे साधे सवाल पूछ रहा हूँ जिनके जवाब न तो बीजेपी ने दिया है और न ही आरएसएस ने। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ हैं तो आप रजिस्टर क्यों नहीं हैं? आपको अपना पैसा कहाँ से मिलता है? जब आप यह दावा करते हैं कि आप एक सामाजिक संगठन है जो राष्ट्र निर्माण के काम में लगा है, तो फिर आपकी राजनीति में इतनी दिलचस्पी क्यों है? आज देश में आरएसएस व्यक्तियों के किसी भी संगठन में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट संस्था है। उनका दावा है कि उन्हें 100 साल हो गए हैं लेकिन वे राष्ट्र के लिए अपने 10 योगदान भी नहीं गिना सकते। आरएसएस पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति है। देश को जानो, देश में पदों को जानो और यह भी जानो कि किन जातियों और समुदायों के लोग उन पदों पर हैं। आप हैरान रह जाएंगे। बात तो उनको सबसे बड़ी बात है कि एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति है। भेदभाव तो आप सारे बड़े पद पर देखेंगे, अब हर बिरादरी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ये सरकार में मैंने जो देखा है कि कोई भी जाति धर्म का पिछली पंक्ति में खड़ा व्यक्ति आज एकदम आगे है, आज शीर्ष स्थान पर है। इससे सुंदर क्या संगम हो सकता है? ये सारी बातें फैलाई जा रही है और ये बहुत दुखद है। देश को जान लो, देश में पदों को जान लो और कौन कौन सी जात समुदाय उस पद पर बैठे हैं, तो आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि विश्व में किसी भी पार्लियामेंट में या किसी भी डेमोक्रेसी में या किसी भी देश में इस तरह का संगम नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।
केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आज केरल में हर मलयाली इन चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये कोई आम चुनाव नहीं है। मेरा मानना है कि केरल की जनता बदलाव के लिए तैयार है। यही हमारा चुनावी नारा है। यह एक बेहद अहम चुनाव है जो हमारे राज्य की दिशा और भविष्य तय करेगा। जब हम कहते हैं कि हम ईश्वर का अपना देश है, तो हमें न सिर्फ ईश्वर का अपना देश होना चाहिए, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। बीजेपी और एनडीए जनता से एक ऐसा अवसर मांग रहे हैं जिसके जरिए वे केरल में भी वही सब ला सकेंगे जो पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में भारत के लिए किया है। हर मलयाली के लिए प्रगति, अवसर, विकास, रोजगार और निवेश। उन्होंने इसी के साथ जीत की भी दावा किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से नए जोश के साथ काम करने का आह्वान किया और जोर देकर कहा कि पार्टी को हर उस सीट पर जीत हासिल करनी है जहां वह चुनाव लड़ रही है। पार्टी मुख्यालय में जिला सचिवों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है और प्रचार के लिए कुछ ही सप्ताह बचे हैं। उन्होंने कहा कि कल चुनाव तिथि की घोषणा हुई, 23 अप्रैल तक केवल 39 दिन शेष हैं। हमारी पार्टी चुनाव प्रचार में अग्रणी भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया कि सत्तारूढ़ डीएमके ने पिछले 5 वर्षों में अपनी कल्याणकारी योजनाओं और शासन के माध्यम से मजबूत संपर्क प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि हमारी कल्याणकारी योजनाओं जैसे सभी परिवारों को पोंगल उपहार के रूप में 3000 रुपये देना, 1.31 करोड़ रुपए को महिला अधिकारों की सहायता के रूप में 5000 रुपये देना और वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों सहित लगभग 40 लाख लोगों को 2000 रुपये की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करना के माध्यम से जनता के बीच हमारा संपर्क काफ़ी बढ़ा है और हमें काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व और मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन और कांग्रेस के विरोध के कारण ही हुआ है कि इस व्यापार समझौते को रोकना पड़ा। जब तक इस व्यापार समझौते को रद्द नहीं किया जाता, देश के किसानों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी और हम ऋण है कि हर संभव प्रयास करेंगे। राहुल गांधी जी का नेतृत्व, खड़गे जी का मार्गदर्शन और कांग्रेस का ये विरोध था कि ट्रेड डील को रोकना पड़ा। जब तक ये ट्रेड डील समाप्त नहीं हो जाएगी, देश के किसान के हकों की रक्षा नहीं हो पाएगी और हम डिटर्मिन्ड हैं कि हम सब कुछ लगा देंगे पर किसान की रोजी रोटी पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ट्रेड डील 72 करोड़ किसानों के पेट पर हमला है, खेत और खलिहान पर हमला है, रोजी रोटी पर हमला और हम संघर्ष करते रहेंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।